हम जब भी अपने करियर की किसी ट्रांजिशन स्टेज पे होते हैं, हम कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अब इस टाइम पे मैं एक अच्छी कंपनी में स्विच करता हूँ, अच्छे जगह पे अप्लाई करता हूँ, वहाँ से मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, मेरा करियर ग्रोथ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपने प्लान में होती है। और उस पॉइंट पे जब अपना रेज्यूमे आप किसी कंपनी में भेजते हो, किसी को ईमेल करते हो पर्सनली, या जॉब पोर्टल पे जाके जब किसी एचआर से बात करने की कोशिश करते हो, तो तुम ये नोटिस करते हो वो अपने को रिस्पॉन्ड ऐसा करते हैं जैसे कि बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। जबकि अपने प्रोफाइल में सारी चीज़ें हम मेंशन किए रहते हैं, सब कुछ ये भेजे रहते हैं, फिर भी अपने को लगता है कि ये कॉल बैक क्यों नहीं करी है, क्या वैकेंसी खत्म हो गई है। एक्चुअल में उस पॉइंट पे उस एचआर की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो जब अपने किसी टेक्निकल स्टाफ को, जब वो आपका रेज्यूमे आगे फॉरवर्ड करती है उसको असेस करने के लिए, एज अ कैंडिडेट वो आपको असेस करता है आपके रेज्यूमे के बेस पे, और उस पॉइंट पे उसको ऐसा लगता है कि अभी जो ये चीज़ें तुमने लिख रखी है, हमने उस पॉइंट पे लिख रखी है, वो उसको मैच नहीं कर रही है जो वहाँ के पास में, उनके पास में अभी प्रोफाइल वैकेंट है। मतलब कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट जो सही है या गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके रेज्यूमे को असेस करके ही बता दिया जाता है। तो मैं एक ही पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर वो रेज्यूमे आपको एक्चुअल में इंटरव्यू का कॉल आना है नहीं आना है डिसाइड करता है, तो क्या वो इम्पोर्टेंट रेज्यूमे नहीं है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि मैं टेक्निकली ये क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा, मैं इंटरव्यू में ये बोल दूंगा, मैं कॉन्फिडेंटली बात करूंगा, मैं मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा दूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग थ्रू आउट दी प्रोसेस सोचते रहते हैं, और इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि मैंने तो यहाँ अप्लाई करने का काम किया है, बट क्या मेरा रेज्यूमे इतना सफिशिएंट है कि मुझे वहाँ से कॉल बैक आएगा, वहाँ का टेक्निकल स्टाफ उसको इवेलुएट करके उसको पास करेगा कि हाँ इस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाओ। तो ये चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। एज अ सिलेक्शन माई मीन इज कि आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाना, एक कॉल लेटर आना कि आप आ जाओ, सबसे पहले अपना इंटरव्यू देकर जाओ। तो उस प्रोसेस के लिए आपके रेज्यूमे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, मैं सिर्फ उनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते हो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको इंटरव्यू कॉल बैक ना आए, तो ये वीडियो को पूरा देखो, समझो। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में पूछना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, मैं अभी में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने बहुत सारे एचआर से बात की है टेक्निकली, और पर्सनली खुद रेज्यूमे इवेल्यूएट भी किया है, और कुछ इस टाइप के हैं जो कि मैं पहले खुद भी बनाता था। उसमें ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसका टेम्पलेट कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जाता है। बस हम लोग मेजरली फोकस करते हैं उसको रीनेम करके अपने टाइप में चेंज करने के लिए। हम लोग अपना कंपनी का नाम, उसका टेनर, ये सारी चीज़ें चेंज करके हम सोचते बस अब इसको पोस्ट करके अप्लाई कर देते, फिर अपने को इंटरव्यू कॉल बैक आ जाएगा। बट पॉइंट वही है कि जब आप कोई एक ऐसा स्टेज लेते हो जहाँ पे कॉपी पेस्टिंग होती है, वहाँ पे गलती होती है। तो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि मेजर मुझे लगती है कि इन 3 चीज़ों को अगर अच्छे से समझा जाए तो आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी कॉल बैक डेफिनेटली करेगा। तो इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे नंबर 1 है रेज्यूमे टेम्पलेट। रेज्यूमे टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसकी क्वांटिटीज। टेम्पलेट मीन्स वो एकदम सिंपल होना चाहिए, और क्वांटिटी मीन्स उसके पेजेस एकदम ऑप्टिमम होने चाहिए। तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन, इन दोनों से बचना है। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या, तुम 3-4 पेज का रेज्यूमे बनाते हो जिसके अंदर तुमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख रखी हुई है। अब तुम्हारे हिसाब से तो रेज्यूमे सही है, मेरे भी हिसाब से सही है, बट पर्सनली कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट का जब रेज्यूमे असेस किया जाता है तो उस पॉइंट पे शायद से उसके लिए कोई उसको पॉइंट मिल भी जाए। बट पॉइंट ये आता है कि जिस टाइम पे तुम्हें उसमें 100 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा, उस टाइम पे तुम हर कैंडिडेट के 4-4 पेज के रेज्यूमे को नहीं देखोगे। उसमें बहुत सारी टू मच इन्फॉर्मेशन होने के वजह से जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मिस आउट हो जाती है, और वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। तो तुम्हें उन्हीं चीज़ों के पीछे ध्यान देना है कि अगर मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया तो ये सामने वाले को, जो रीड कर रहा है, जो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि उसमें बहुत ज़्यादा ना लिख दूँ, उसको कम से कम रखो। कम से कम का मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसको 1 पेज में ख़त्म कर दो। इतनी कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि जिसमें कि उसको समझे ही ना कि ये कैंडिडेट के पास में कुछ है भी या नहीं है। तो इसके लिए मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है,
1.5 से 2 पेज इज सफिशिएंट। 2 पेज इज सफिशिएंट फॉर एनी बिगिनर लेवल, जिसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई कैंडिडेट होता है या 4 साल का, इट इज़ इनफ 2 पेजेस। सेकेंड पे आते हैं की स्किल एरिया। अब की स्किल एरिया क्या, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए या कोई भी अकाउंट रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मेरा पर्सनल की स्किल एरिया, अगर मैं कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मुझे टैली आती है, एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मुझे आता है। एक सेकंड चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि मुझे एक्सेल आता है, जो कि MS ऑफिस में होता है, अपने MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो ये सारी चीज़ें एक एज अ अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो की स्किल एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम उस जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब रोल में ऐसी क्या क्या स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जो मैंडेटरी है। अगर तुम्हें वो चीज़ें आती है तो तुम उस जॉब रोल को इजीली स्मूथली हैंडल कर सकते हो। और ये अश्योरिटी आने के लिए तुम्हारे रेज्यूमे में वो सारी चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है। आई होप आपने मेरा सेकंड पॉइंट को समझ लिया होगा। तो अपनी फील्ड में अपने की स्किल एरिया के बारे में ढूंढो, समझो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन करती है तुम्हारे उस जॉब रोल को, तुम्हारे उस पोस्ट से। अब मैं बढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को कैसे हाईलाइट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि तुम कुछ ऐसी बातें लिखते हो जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होती है, जो सामने वाले को समझ में ना आए, जो फिर उसको ऐसा लगे कि इसके अंदर वो शायद से क्वालिटीज़ नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, तो फिर वहाँ से वो कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि तुम उसको इतने प्रिसाइज रखो कि मैं अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं वहाँ पे करंट रोल में मेरी कंपनी में, जहाँ पे अभी मैं, अगर समझ लो कि मैं XYZ कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ और मुझे ABC में जाना है, तो मैं XYZ में क्या काम कर रहा हूँ ये ABC को बताना है मुझे, मतलब आने वाली कंपनी को। तो XYZ की मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मैं अभी इन्वॉइसेस बनाता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, मैं ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ जो भी मुझे मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से आते हैं एज अ अकाउंटेंट। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मुझे XYZ कंपनी में मिल रहे हैं, मतलब मेरी करंट कंपनी में, और ये मुझे हाईलाइट करना है मेरे रेज्यूमे के अंदर। तो इसको भी मुझे इतना क्लियरली लिखना है कि अगर ये सिमिलर टाइप ऑफ रोल कुछ जो मेरी आगे आने वाली ABC कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे कि यस, हम लोगों को भी ये सारे रोल के लिए ही कैंडिडेट चाहिए। तो उससे तुम्हारे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस जॉब में लगने के लिए। तो तुम्हें बस इन्हीं सब बातों के बारे में सोचना है जो मैंने 3 बताई है, जो सबसे मेजर है। एक तुम्हारा टेम्पलेट, सेकंड नंबर पे तुम्हारा की स्किल एरिया, थर्ड नंबर पे तुम्हारा एक्सपीरियंस, हाईलाइट, एक्सपोजर, कि तुम उसको किस हिसाब से समझाते हो, किस हिसाब से बताते हो। इन सारी चीज़ों को अगर तुमने रेज्यूम में अच्छे से अपडेट कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हें इंटरव्यू का कॉल बैक आएगा। आई होप मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी दी है वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में करना, और जो भी आपको अलग इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड टॉपिक्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। न्यू वीडियो, नए टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।